पिछले वीडियो में हम लोग 17 तक देख लिए थे क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले 18 से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए गए हैं और वो ये है। ठीक है, चलो तो अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तो ये बनेगा, नहीं फॉर्मूला तो नहीं ये बनेगा। तो नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। कोई लोग इसे नंबर से याद रखते हैं, जैसे 23, 31, 12। ठीक है, या फिर तुम इसको लिख सकते हो कि याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, x1 शुरुआत हुआ, 2 3 हो गया, फिर x1 हो चुका था तो x2 यूज होगा। अब 2 3 यूज हो चुका है तो 3 से रिपीटेशन होगा, 3 1। x2 यूज हो चुका है तो यहाँ पर x3 यूज करेंगे और यहाँ y1 से खत्म हुआ तो यहाँ शुरुआत करेंगे y1 और y2 से। एक सर्कल याद रख सकते हो, जैसे 1 2 और ये 3। अगर 1 को छिपा रहे हो, 1 को लिख रहे हो तो फिर 2 और 3 लिखाएगा। जैसे x1 लिख रहे हो तो 2 और 3 लिखे। अगर x2 लिख रहे हैं तो y में पहले 3 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, यानी कि x2 लिखे तो y3 y1। अगर 3 रखोगे तो पहले 1 और फिर 2, यानी y2 y1 माइनस y2। ठीक है, और बाकी सब तो जान ही रहे हो, माइनस प्लस ध्यान रखना होगा। वैल्यू पुट करना बनाना है 1/2 x1 मतलब ये पहला x हो गया 4। ठीक है, y2 कौन है 7 माइनस y3 कितना y3 8 प्लस x2 कितना x2 माइनस 9, तो माइनस 9 लिख दिए ब्रैकेट y3 कौन है 8 माइनस y1 कौन है -3, तो -3। ठीक है, प्लस x3 कितना 8 y1 -3 और -7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो 1/2 ब्रैकेट 4। अब ये घट के कितना हो गया -1 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इसको माइनस लिख देते हैं -9। और ये अंदर क्या हो गया 8 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 8 और गुना करेंगे -10। ये हो गया क्लोज। तो क्या हो गया 1/2, 4 एकम 4 माइनस 8 3 11, 11 9 99 माइनस 8 10 का 80। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 1/2। अब इसे करेंगे, देखो तीनों का तीनों है माइनस में तो तीनों का तीनों ऐड हो जाएगा। 9 4 103, 103 183 हो गया माइनस का 183। ठीक है, तो क्या करेंगे -183/2। ठीक है, -183/2। फिर क्या हो गया आगे, आगे हो गया घटाने डिवाइडेड पर 9 9 18 1.5। लेकिन हम जब भी निकाल, तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा मॉड में होता है। मॉड मतलब क्षेत्रफल हमें चाहिए, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव में लेके चलते हैं। मॉड का मतलब होता है कि जितने भी चीज होते हैं, जितने भी जो वैल्यू वो हमेशा हमेशा प्लस में ही आएगा, माइनस को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये आगे और अच्छे से समझोगे मॉडुलस जब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन इंटरमीडिएट में तब। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, मॉड में, यानी 91.5 हो जाएगा, 91.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये जो बना तो दी है, लेकिन तुम लोग का काम क्या रहेगा, एक बार फिर से इसे मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस में यूज हो रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस जितने भी हो रहे हैं, उन सबको एक बार अच्छे से देखोगे। ठीक है ना, कहीं मेरा कहीं पर एरर हो रहा हो, अभी ध्यान नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, बिंदु इतना इतना के जोड़ने वाली रेखाखंड x अक्ष के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब समझ में आया नहीं? तो फिर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो और एक बार देखो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दो लाइन है, जैसे कि एक बार इसको इसमें देखो, नॉर्मल हम लोग देखते हैं, बस एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 5 माइनस एक्स कहाँ होगा, x 5 माइनस एक्स यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और -1 -4 को, तो -1 -4 कहाँ होगा, दोनों इधर कहीं होगा। तो दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स एक्सिस किस अनुपात में काटती है। ये क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो रेखाखंड, हाँ ठीक है, नहीं गलत नहीं है आंसर, सही है। क्यों? क्योंकि ये रेखाखंड है
तो इसे एक्स एक्सिस कट कर रही है कहीं पर, तो एक्स कट नहीं कर रही है, इसको हम लोग अगर बाहर बढ़ाएंगे तो जाकर यहाँ कट होगा। तो ये बाह्य बिंदु पर विभाजित कर रही है, अंतर विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला बाह्य विभाजन का लगाएंगे, अंतर विभाजन का नहीं लगेगा। क्योंकि देखो हमें तो पता है नहीं कि किस विभाजन का लेगा, प्लस या माइनस, मतलब कि अंतर विभाजन होगा कि बाह्य विभाजन होगा। यहाँ पर हम डायग्राम बनाकर देख रहे तो हमें पता चल गया कि कैसा विभाजन होगा, एक बाह्य विभाजन, अंतर विभाजन नहीं है। ठीक है, तो चलो अगर हमें कुछ नहीं पता है अंतर विभाजन की बाह्य विभाजन, तो बनाए कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान लेंगे कि जो बिंदु ए और बी है, माना कि कैसे लिखेंगे, तो कोई स्टेटमेंट वाइज लिख के बता रहे कैसे बनाएंगे। माना कि 5 - 6 ए 5 - 6 तथा बी का निर्देशांक -1 - 4 को एक्स अक्ष एम अनुपात 1 में विभाजित करती है। एम अनुपात एन भी मान सकते हैं, लेकिन हम एम अनुपात 1 मानना चाह रहे हैं, वो बात पता चल जाएगा क्यों। दोनों से बन सकता है, ऐसे भी वैसे भी। तो करेंगे क्या अब इसमें, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर m और (1) यानी m का वैल्यू निकालेंगे। तो जो m का वैल्यू आएगा वही हमारा अनुपात होगा। ये अभी हम बात किए कि ये होगा बाह्य विभाजन। तो पता कैसे चलेगा, तो ये जो m का वैल्यू है ना, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ गया तो वो अंतर विभाजन को दिखाएगा, अगर m का वैल्यू निगेटिव में आ गया तो वो बाह्य विभाजन को दिखाएगा। बस यही कहानी है और कुछ नहीं। चलो करते हैं। तो x1 क्या हो गया 5, y1 कितना हो गया -6, x2 कितना हो गया -1, y2 कितना हो गया -4। एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और mn तो पता ही है क्या है हमारे पास, तो विभाजन सूत्र से, कौन से विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र से वो पॉइंट जो भी हम लोग मानेंगे कि सी का निर्देशांक है, मान लेते हैं वो जो कट कर रही है एक्स अक्ष पे वो बिंदु है, वो कट कर रही है सी, क्या सी बिंदु पर, ठीक है। तो सी बिंदु पे कट कर रही है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा m इंटू x2, x2 कौन है -1, प्लस यानी कि n की जगह पे 1 है, इंटू x1 यानी 5, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी m प्लस 1, डिवाइड, ये क्या हो गया m इंटू -4, ठीक है। एक और इससे इधर करें, फिर प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई m प्लस n 1। अब इसे ब्रैकेट में दे दो, जो क्योंकि माइनस में डायरेक्टली ऐसे रखते हैं नहीं, तो एक ब्रैकेट दे दे। अब चूंकि c कहाँ है, मूल x अक्ष पर है, तो c x अक्ष पर है तो y हमेशा 0 रहेगा, x 0 नहीं रहेगा लेकिन y हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। y अक्ष पर होने का ये निर्देशांक होता है। दिक्कत होगा तो अगले एक वीडियो जो चैप्टर वाइज चलेगा तो वहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये -m हो गया प्लस 5 हो गया डिवाइड बाई m प्लस 1। यहाँ पर क्या हो गया -4m प्लस -6 डिवाइड बाई m प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो x अक्ष और y अक्ष को दिखाने वाले निर्देशांक है, इसे हम लोग तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जैसे कि ये भुज है तो ये कोटि है, तो भुज और कोटि की तुलना करेंगे। तो तुम बताओ क्या भुज को तुलना करने पर बनेगा हमारा वैल्यू, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं निकल पाएगा, क्योंकि x का रूप है, हमें नहीं पता है x। तो दूसरा में क्या पता है, कोटि, कोटि कितना है 0, तो 0 की तुलना करेंगे कोटि से तो सही हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कोटि से कोटि की तुलना करने पर, कोटि की तुलना करने पर, तो 0 बराबर कितना हो गया -4m - 6 बटा m प्लस 1। अब ये m प्लस 1 0 के साथ में जाएगा इधर गुना में -4m - 6, यानी कि ये तो 0 हो गया, बराबर -4m - 6। अब क्या करेंगे, -4m बराबर 6, m बराबर कितना हो गया 6/-4, कट गया तो -3/2 हो गया, क्या हो गया 3/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अतः x अक्ष दी गई बिंदुओं से बनने
वाली रेखाखंड को 3:2 में बाह्य विभाजन करती है। ये हमारा आंसर हो गया। निगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये बाह्य विभाजन करती है। ये नीचे चला गया, रुको। हाँ, बाह्य विभाजन करती है, ये तो समझ में आ गया कि बाह्य विभाजन करती है, लिखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, इसको एक और मिटा दें। ठीक है, कैसे करें, शॉर्टकट चलते हैं। चलो 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करें यदि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 इकाई है। तो इसका कैसे ये बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। माना क्या, p दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x2, q, तो x1 कितना हो गया x, और y1 कितना हो गया 2, q कितना दिए हुए, q दिए हुए 3 4, तो x2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 4, और क्या दिए कि दोनों के बीच की दूरी यानी पी क्यू दिए हुए 8 इकाई, 8 यूनिट दिए हुए। अब हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू। तो हमें पता है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, है ना। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, अब क्या करेंगे, पी क्यू बराबर निकालेंगे। पी क्यू बराबर क्या होता है, अंडर रूट, क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बुक में फॉर्मूला में पहले 2 लिखा होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण आगे पीछे कुछ भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगा। और पी क्यू की वैल्यू 8 इक्वल टू अंडर रूट x1 का वैल्यू, x हमें नहीं पता, x2 का वैल्यू 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2, ठीक है, माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखो रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, और ये प्लस 4 हो गया। तो ये 64 बराबर एक्स स्क्वायर, ये 9 और 4 13 हो गया, माइनस 6x, सबको एक तरफ ले आते हैं, इस 64 को भी इधर ले आते हैं, यानी इधर तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस 64। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब ये 13 64 को घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और जाएगा 1 और 5 51। अब इसे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि चाहे फॉर्मूला यूज करना है, जो करना है उस विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, इसको एक बार फिर से एक बार लिखते हैं। ठीक है, 51 बराबर 0, क्या ये सही है, यहाँ पर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 51, अच्छा ठीक है, 51 को तोड़ेंगे तो क्या 6 आएगा, 17 14 17 51, 17 और 3, तो 6 तो कभी नहीं आने वाला, 17 और 7 13, ठीक तो है। 51 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 51, और 17 और 3 को घटाएंगे तो कभी भी 6 नहीं आएगा, नहीं जोड़ने पर। तो ये किस सिचुएशन में फंस गए, यहाँ पर नहीं आ पा रहा है आंसर। एक बार रीचेक कर ले, क्या चेक कर लेते, एक बार रीचेक कर लेते, एक बार कहाँ पर गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर ये गड़बड़ नहीं रहा तो स्किप कर दूंगा मैं पार्ट को। ठीक है, 8 इकाई है, 1 2 और 3 4 के बीच में। ठीक है, अब 3 4 है, x तो ऐसे ही है, 8 इकाई है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर 2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 8 का स्क्वायर 64, और x स्क्वायर ये हो गया 4, और ये प्लस में 3 3 9 और 2ab माइनस 6x, और 9 और 4 13 माइनस 6x। ठीक है, 64 इधर आएगा तो 64 माइनस में, तो माइनस 6x 13, तो 3 1 4 5 1 6, सही है। ठीक है, यहाँ तक मुझे तो गड़बड़ नहीं दिख रहा, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो तो आगे तुम लोग रीचेक कर लेना कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि दिखता नहीं है, बाद में दिखता है कि हाँ यहाँ गड़बड़ था।
अगर ऐसा कुछ हैगा तो इस क्वेश्चन को फिर मैं वापस से बता दूंगा सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ ये गुणनखंड से विधि से नहीं बनेगा तो फॉर्मूला का यूज करते हुए बना देंगे। माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो माइनस बी गया तो माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -6, तो -6 दे दिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी -51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 5 के 20 204 डिवाइड बाई कितना 2, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 204 था ना ये, हाँ 204 छते तो 240 बटे 2, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस 240 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 80 गुना 3, तो 80 कितना हो गया, 40 गुना 2 गुना 3, तो ये हो गया कितना 40 का, इसको कर सकते क्या, 8 गुना 5 गुना 3, तो 8 कितना 4 गुना 2 गुना 5 गुना 3, तो 4 का तो 2 निकलेगा, बाकी सब रह जाएगा, 5 10 30, 30 रह गया अंडर रूट में और बाहर निकल गया 2। गलत नहीं कर रहे हैं, एक इसको फैक्टराइज करो, 240 को निकाल रहे, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 2 3 से 5, 2 4 8 8 16 16 25 80 30 8 को 32, हाँ 16 25 80 30 240, ठीक है, तो यहाँ पर 4 बाहर निकलेगा, 2 नहीं, 4 बाहर निकलेगा और ये 30 नहीं अंदर फंसते 15 बचेगा बटा 2, तो और सॉल्व करेंगे तो इसको तो कितना हो जाएगा, बहुत नीचे चला जा रहा है, देखना पड़ेगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर से होगा तो इसमें मैं बता दूंगा। तो देखो 2 यहाँ पर कॉमन लेके इसको सॉल्व कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट 15 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, हाँ इतना बड़ा चला गया, बहुत ये है लेंथी हो गया, देखना हो सकता है कि ये मुझे बनाने में कहीं पर गड़बड़ हो रहा है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, या हो सकता है क्वेश्चन में एरर हो, जहाँ तक मुझे मैंने चेक किया मुझे तो नहीं दिखा सकता, हो सकता है कि अभी भी छूट रहा हो, तो तुम लोग का ये टास्क रहेगा कि इसको एक बार चेक कर लोगे। ठीक है, चलो इसे मिटा रहे, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। 20 नंबर में क्या कह रहा है कि बिंदु इतना इतना 2 है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 2 4 से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझना है पढ़कर, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से इसको पढ़ो और समझो, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का नाम क्या है, इसका नाम है 8 10, कोऑर्डिनेट नियामक दिया हुआ है कि इसका इतना है, इसका 4 6 नियामक है। कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, जो इसका मध्य बिंदु होगा उससे किसकी दूरी, 2 4 की दूरी, किसकी दूरी 4 की दूरी निकालना है, तो हमें इसका नियामक पता करना पड़ेगा कितना होगा। अगर इसका नियामक पता हो जाएगा तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो पहले हमें मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो थोड़ा बहुत, क्या लिखेंगे जैसे कि समझना, क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु सी ए 8 10 तथा बी, ये मान लिए ए और ये मान लिए बी, बी 4 6 का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, सी बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 कितना 8 प्लस 4 बटे 2 और इस y2 10 प्लस 6 बटे 2, ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये फॉर्मूला कितना आसान है, तुम लोग को तो पता ही है, ये 6 बार में कट गया, इधर कितना गया 16 बटे 2, 8 बार में कट गया, तो कितना आ गया निर्देशांक 6 और 8, क्या आ गया 6 और 8। अब सी बिंदु की दूरी किससे निकालनी है, 2 और 4 से निकालनी है, क्या निकालनी है 2 और 4 से निकालनी है। ठीक है,
तो अब सी दी गई बिंदु दी गई बिंदु दी गई बिंदु मान लेते हैं इसको डी। कंडीशन कितना, 2 4 था ना, एक बार देख लूं मैं। हाँ, दो। तो इसलिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करके बना देना है। 6 - 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 8 में 4 गया, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट में, तो 16 16 32। 32 का मतलब कितना, 16 × 2, तो 4 निकल गया, 16 का और 2 रह गया, इतना यूनिट हो गया हमारा आंसर। यूनिट ना लिखे इकाई लिख देंगे। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दे पहले से। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी, बी बराबर सी दिए हुए, डीई ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि बी डी बराबर सी है, तो सिद्ध करना है कि दोनों पैरेलल है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है, एक और डायग्राम बनाने के बाद ही बता सकते हैं कैसे होगा। तो डायग्राम बनाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी और सी बराबर है, दो कोण बराबर है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, यानी ए बी और ए सी दोनों बराबर होगा। चलो, इस लाइन से तो ये पता चला कि बी और सी बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि एक ऐसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और कह रहा है ए बी पर एक बिंदु डी है और ए सी पर एक बिंदु ई है, और कह रहा है कि इस प्रकार है कि बी डी ये वाला हिस्सा और ये ई सी ये वाला हिस्सा सी, दोनों क्या आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर। और हमें सिद्ध करना है कि जो डी से ई मिलाने वाली रेखा है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर एंगल सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। अब ये बताओ, ठीक है ना, और क्या हुआ, ठीक है। दिए हुए क्या कि बी डी बराबर सी, ठीक है ना, दिया हुआ है, क्या है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब फिर से इसको आते हैं, किससे आते हैं, ये ए बी बराबर ए सी पर ध्यान से देखना। ए बी बराबर ए सी, और ए बी को हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज फिर से बनाते हैं, वही त्रिभुज ए बी सी और ये डी ई। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी किससे मिलकर बना है, ए बी किससे बना है, ए डी और ए सी से, सॉरी ए डी और बी डी से। तो ए बी लिख सकते हैं क्या, ए डी प्लस बी डी, और इसी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी। अब देखो बी डी और ई सी आपस में बराबर है, दिया हुआ था, तो ये दोनों बराबर तो कट जाएगा, तो ए डी बराबर क्या मिल गया हमें, ए ई मिल गया। ए डी बराबर क्या मिल गया, ए ई मिल गया। तो एक तो ये जो दिया हुआ है वो, ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये जो समीकरण है ना, इसको एक मान के ये दिया है, उसको लास्ट में लिख सकते हैं, दिया है। ये कैसे हम लोग बराबर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इस 1 और 2 से क्या हो गया, ये बी डी, सॉरी बी डी लिखकर ए डी लिख रहे बताओ ना, चलो बी डी बटा, अगर ए डी करते हैं हम लोग, ठीक है, या इसको उल्टा लिखो, ए डी बटे बी डी लिखे, तो ए डी किसके बराबर है, ए ई के, और बी डी किसके बराबर है, ए सी के, सॉरी सी ई के, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो जब संगत भुजा का अनुपात, देखो थेल्स प्रमेय में क्या बोल रहा था कि अगर त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात करता है। उसी प्रकार से इसका उल्टा विलोम, अगर कोई त्रिभुज में दो भुजा समानुपात होते हुए दिख रहे हैं किसी एक रेखा से कटने के बाद, तो वो जो रेखा हो गई वो अन्य भुजा, तीसरी भुजा के समांतर होगी, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ ये 2 नंबर क्वेश्चन में तो ये पूरा प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और फिर में लिखना है क्या स्टेटमेंट कि
भुजा विलोम से ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो, दोनों जो ये जो भुजा है और ये जो रेखा है समांतर होगी, ये भुज ये रेखा क्या हो गया आपस में समांतर होगी। तो इस प्रमेय के विलोम से डी समांतर होगी किसके, बीसी के। स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं। स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, वो यही है कि थेस प्रमेय के विलोम से यदि त्रिभुज के दो भुजा को काटने वाली रेखा, फिर से बोल रहे सुन लो, त्रिभुज के दो भुजा को काटने वाली रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अतः डी पैरेलल होगा बीसी के। ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इतना लिख दिए तो भी काम चलेगा। एक बार इसे मिटा देते फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एस टी पैरेलल है क्यू आर के। एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अब कह रहा है एस टी 3 सेंटीमीटर, क्यू आर, एस टी कहाँ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर तो लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। तथा पी एस टी कौन, ये ऊपर वाला, और पी क्यू आर कौन, ये पूरा पी क्यू आर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करोगे, तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज है कैसा, ये दोनों त्रिभुज क्या, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर समरूप है तो इन दोनों भुजा क्षेत्रफल का अनुपात तो हम लोग को पता है कैसे करना है, तो पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे हम करेंगे, ये पहले चित्र में देखो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण के बारे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो है वो लाइन्स जो है ये दोनों समांतर है, तो समांतर होने का नहीं, ये जो कोण है संगत कोण कहलाते हैं, और ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, दो कोण बराबर हो गया। और ये जो एक कोण है पी, दोनों त्रिभुज में, बड़े वाले और छोटे दोनों त्रिभुज में, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल से दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है। तो बस लिखना है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी एस टी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, चूंकि एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के, तो एंगल पी एस टी बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। कैसे, ये हो गया संगत कोण से। कैसे, संगत कोण से, ठीक है ना। वो संगत कोण यहाँ लिख लेना, जगह नहीं, रुको लिख ही देते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। अब दूसरा एंगल कौन होगा, ये पी टी एस बराबर एंगल पी आर क्यू। ये भी कैसे, ये भी संगत कोण के कारण बराबर हो गया, संगत कोण के कारण बराबर हो गया। और एक एंगल P है, वो एंगल P है बराबर है दोनों त्रिभुज में। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, अगर इसको पूरा अच्छे से लिखना तो पूरा अच्छे से लिख देते, जब लिख ही रहे तो क्या हो गया, P का एंगल क्या लिखेंगे, एस पी टी बराबर क्यू पी आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कैसा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज पी एस टी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजा, तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज ऑफ एरिया पी एस टी बटे, ये क्या कर दिए थोड़ा सा इसको बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, समरूप हो जाने के बाद ऐसा कर रहे हैं कि एस टी बटे क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी एस टी का एरिया कितना दिए हुए 15, क्या दिए हुए 15, तो पी एस टी की जगह क्या लिख दिए 15 लिख दिए। और नीचे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये नहीं पता तो अभी छोड़ दे रहे, बराबर कितना, एस टी कितना 3, ये कितना 6, इसका स्क्वायर, ये तो कट रहा था अंदर काट दिए, ये 15 बराबर त्रिभुज किसका क्षेत्रफल पी क्यू आर का बराबर कितना, ये 1/2 का स्क्वायर नहीं 1/4। अब ये क्रॉस करोगे तो 15 चौके 60, 15 गुना 4 इधर आ जाएगा, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये 15 चौके 60 आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान। ठीक है, इसे मिटा देते हैं।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस क्वेश्चन नंबर 24 कितना है, क्वेश्चन 24 क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सर्कल है, केंद्र से कितना दूर, 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं ये जो है ये O है केंद्र और ये पॉइंट है P। ये पूरा टोटल O से P तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से जो स्पर्शरेखा खींच जाती है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। स्पर्शरेखा है यहाँ पर, मान लो, रुको इसको स्पर्शरेखा अच्छे से कर ही देते हैं। ठीक है, ये स्पर्शरेखा हो गया, इसको भी सीधा कर देखिए अच्छे से। ठीक, ये हो गया हमारा। तो हमें पता है, क्या पता है, ये केंद्र से जब स्पर्शरेखा पर खींचते हैं, हाँ तो क्या बता रहे थे कि ये जो वृत्त है, वृत्त पर जब हम लोग स्पर्शरेखा खींचते हैं और केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, इसके द्वारा यहाँ पर बनता है। ठीक है, और ये जो ओपी है, क्या है ओपी, ये कितना है, 13 है। और ये जो अभी हम लोग मान लेते हैं इसको टी, तो ये पी से टी है वो कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो ये जो पी से टी गए ये 12 हुआ। ठीक है, और ये हमें, सॉरी, ठीक है, और ये हमें त्रिज्या नहीं पता, ये निकालना है। और ये दिए हुए ये कितना है, 13 है। और ये क्या है, देखो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो एक बना आधार और दूसरा बनेगा लंब। तो हमें यहाँ पर 13 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एंगल टी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर पीटी का स्क्वायर प्लस ओटी के स्क्वायर के बराबर होगा। वैल्यू रखना है, बस बनाना है। ओपी कितना, 13 का स्क्वायर, पीटी कितना, 12 का स्क्वायर, प्लस ओटी कितना, ओटी तो निकालना है हमें, तो कर दिए। तो ये 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस ओटी का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144 बराबर ओटी का स्क्वायर। घटा देंगे तो 5 ये 2 25 बराबर ओटी का स्क्वायर, यानी कि ये 25 रूट में चला गया, ये हो गया ओटी, यानी ओटी बराबर कितना हो गया, 5। ओटी बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि त्रिज्या कितना गया, 5 आ गया। व्यास पूछता तो भी निकल जाता, दोगुना करते 10। तो ध्यान देना लास्ट में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये हो सकता है इस क्वेश्चन में बोलता था कि व्यास निकालिए और हम लोग त्रिज्या पे ही रह जाते, तो भी गलत हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, दो चौवाले रैखिक समीकरण के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसको, इसमें यही दिक्कत है, इसमें अगर तुम पढ़ लिए क्वेश्चन समझ में आएगा तो बन गया, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा था। तो कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दो जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है, और दूसरा केस क्या कह रहा है, अंश और हर में एक घटा देते हैं दो 7 के बराबर हो जाता है। तो अंश और हर पहले मान लेना पड़ेगा हमें, क्या मानना पड़ेगा, अंश और हर। तो माना कि किसी भिन्न का, माना कि, ठीक है ना, भिन्न का अंश बराबर 1, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, फिर बाद में उसे हम देखने के लिए खिसका लेंगे। और भिन्न का हर बराबर बाई, तो भिन्न हमारा कितना हो गया, बोलो, x बटे बाई। तो प्रश्न से पहले क्या कर रहे हैं, दोनों में, अंश में भी और हर में भी दो जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं। तो आंसर क्या आ जा रहा है, 5। तो इसको सॉल्व करो, ये क्रॉस करके उत्तर भेजेंगे तो x प्लस 2 बराबर 5 बाई प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 5 बाई प्लस 10, गुना कर दिए। अब सबको एक तरफ नंबर को उधर भेज दो, तो x माइनस 5 बाई, या रहने दो सिर्फ नंबर को उधर रख देते हैं, x बराबर 5 बाई प्लस 10 माइनस 2, तो x बराबर 5 बाई प्लस 8। ये हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एक घटा दे तो किसके बराबर है, 7 के बराबर होता है। घटाते फिर से अपना प्रश्न से। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न से, फिर से हो गया, कह रहा है घटाने के लिए तो घटाते, पुनः प्रश्न से। हम कौन होते हैं, प्रश्न कह रहा है तो करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। तो पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, x में एक घटा रहे और y में भी एक घटा रहे, तो दोनों किसके बराबर, 7 के। तो क्रॉस करो, x माइनस वाई बराबर 7 y माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर 7 y माइनस 7। तो x बराबर 7 y माइनस 7,
-7 -1 इधर आया तो +1, तो x बराबर -7y -6, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ भी x का वैल्यू, यहाँ भी x का वैल्यू और दोनों है सेम, तो तुलना कर देते, तुलनात्मक विधि का प्रयोग करके यहाँ पर बना देते हैं। तो लिख देंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो गया कि 5y + 8 बराबर 7y -6। तो इसे इधर करते हैं, 5y -7y, उधर बचा -6, -8 उधर गया, +8 इधर गया तो -8 हो गया, ठीक है। अब 7 में से 5 गया तो -2y, और इधर क्या देंगे -8 से 14। अब y बराबर -14 बटे -2, कट गया 7 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, सिर्फ 7। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो और हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू मिल जाएगा तो भिन्न भी मिल गया। भिन्न क्या है हमारे पास, x बटे y, तो x और y का वैल्यू रख देंगे और बन जाएगा। तो देखो मैंने तो y निकाल दिया, अब तुम्हारा ये काम है कि x निकालो, मैं नहीं बता रहा। तो x निकालो और उसके बाद भिन्न निकाल लो, ठीक है। इतना तुम्हारे लिए काम है, ये करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते पहले, फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसे मिटा दो पहले। अब कैसा क्वेश्चन आ गया, ये माध्य निकालने वाला क्वेश्चन आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग कितने क्वेश्चंस बनाए इसमें, सब बना भी लिए होगे, आ भी क्या होगा, मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। इसका बारंबारता कितना दी हुई है, देखो सी आई है ये बारंबारता हम लोग लिख रहे हैं, क्या है बारंबारता, 8, 15, 12, 16, 9। हमें क्या चाहिए होता है, x निकालना होता है, चरमान निकालना होता है। तो इसका चरमान 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45, बताना पड़ेगा क्या चरमान कैसे निकालते हैं। चलो बता देते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे इसका चरमान पता करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, तो 40 30 70 बटे 2 यानी 35। तो इसके सामने देखो 35 लिख दिए। इस तरह से हर एक वर्ग में ऐसा किया गया, ठीक है, जोड़कर बटा 2 कर दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब हमें निकालते हैं इसमें से, इसमें निकालते हैं एफ एक्स, क्या निकालते हैं, एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को गुना करना, 8 पंजे 40, 15 15 225, 25 गुना 12, तो कैसे करेंगे, 12 का पहाड़ा या 25 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो 25 दूना 50, हासिल 5, और 25 और 5 30, 300, ठीक है। अब 35 को 16 से गुना करेंगे, तो 35 का पहाड़ा तो यहाँ था, 16 का तो पढ़ाता है, 16 25 80, हाथ में 8, 16 3 48, 8 8 56, 560, 45 गुना 9, 45 नंबर कितना होता है, नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इसमें गुना कर लो, 45 नंबर। तो देखो इसको दो कर सकते हैं ऐसे, 8 पंजे 40, 405 आ रहा है, ठीक है। कैसे, 5 9 45, 45 का 5 हाथ से 4, 9 को 36, 4 40, 405 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर दो चीजें चाहिए होता है, एक सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग, इसका योग, और सिग्मा एफ एक्स यानी इस पूरे का योग, पूरा नीचे तक का योग। तो हम लोग सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ निकालने का मतलब इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ने का तरीका हम बताते हैं। जो 10 बन रहा है उसको देखो, जैसे इन दोनों को देखो, 20 हो गया, 25 और 25 और 15, जल्दी बोलो, 25 और 15, 25 5 30 10 40, 40 और 20 60, तो सिग्मा एफ कितना गया, 60 आ गया। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, एक बार ऐड करके देखना कहीं एरर तो नहीं हो गया मेरा, ठीक है। अब इसमें ऐड करोगे तो 5 और 5 10, इकाई स्थान पे 10 हो गया, 4 2 6, 6 6 12, 12 और एक हासिल था वो 13 हो गया, हासिल एक फिर से 2 3 5 5 10 10 14 और एक हासिल था 15। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि एफ एक्स कितना आ गया, 1530 आ गया, और सिग्मा एफ कितना आ गया, 60। तो ये दिख रहा है कि 3 से कट रहा है, ऊपर नीचे 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देंगे। 3 से काटने पर कितने बार में कटेगा ये, 3 से काटे तो 3 से 5 बार में, और ये 1 बार में, 3 से कितने बार में, 2 बार में, यानी 51/2। तो आंसर हो गया 25/25.5 आंसर, 25। ये माध्य को औसत भी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब 120 डिग्री वाला दे दिया है, तो 120 डिग्री वाला कभी बनाया नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख ले तुम लोग, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का समझ लो, ये
सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अब कह रहा है कि 120 डिग्री कोण बनाया जा रहा है, कितना डिग्री, ये 120 डिग्री बन रहा है। तो ये जो चाप की लंबाई है ये वाला, बदल रहे कलर फिर पता चलेगा अच्छे से, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो ये कलर है, ये जो है लंबाई, इसकी लंबाई निकालनी है। तो कैसे बताओ, पहले ये पूरा गोलाई का, अगर पूरा ये पूरी लंबाई बोले निकालने को, ये पूरा तो कैसे निकालोगे, 2 पाई आर, ठीक है। अब ये 2 पाई आर कब, जब ये पूरा 360 डिग्री घूम रहा था, ये 360 डिग्री घूम रहा था, लेकिन अब 360 नहीं घूम रहा, अब कितना घूम रहा है, 120 ही घूम रहा है। तो हम लिख देंगे 120/360, ये कुछ पोर्शन होता है, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर थीटा/360 जितना हो रहा था, ठीक है। तो अगर ये नहीं पता, ये ऐसे हम लोग बनाते हैं, तो नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर गुना थीटा/360, ये होता है, थीटा जितना एंगल होता है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 14 गुना थीटा कितना 120 कितना 360। तो 12×3 = 36, 7 दूना 14, 3 से तो कोई कट नहीं रहा है, छोड़ देंगे, 44 दूना 2 88/3, ठीक है। अब इसको पॉइंट बना दो, पॉइंट में ले आओ, नहीं तो छोड़ दो, पाई के रूप में भी छोड़ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कर दिए तो कर दिए। अब ये कितना हो गया, पॉइंट मिलाना है तो 3 दूना 6 और 9×3 = 27.33 सेंटीमीटर, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, सो इजी। 28 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। तो आधार की त्रिज्या जो भी है उसकी दोगुनी ऊंचाई है। तो माना कि त्रिज्या बराबर x, या जो भी माना है मान सकते हो, माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर कितना x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी दोगुनी है तो 2x मान लेंगे, ठीक है। उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिख लेते पहले, जो दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है 616 है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर h, 616, 2 × 22/7 गुना r का वैल्यू त्रिज्या x, h का वैल्यू 2x बराबर 616। अब यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखो x और x स्क्वायर, बाकी सबको उधर भेज दो, एक और भेज दो, क्या दिक्कत है, भेज दो, 2 गुना 22 गुना 2। अब देखो 2 से कटा, 2 3 6 0 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काट दो, ये 15 और 4, फिर 22, देखो ये 7 वाला कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 गुना 7। तो एक्स जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट में हो गया, रूट में गया तो 2 बार का 1 बार निकला, यानी त्रिज्या हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर निकालना क्या था, तो आधार की त्रिज्या निकाले, तो आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई बोलता तो ऊंचाई हम लोग कितना माने 2x, तो 7 गुना 14 सेंटीमीटर का ऊंचाई बोलते, ठीक है। क्लियर है, इसे मिटा देते हैं। यदि 3 सिक्कों को, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 3 सिक्के उछालेंगे तो टोटल संभावित परिणाम क्या होंगे, तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है, कुल संभावित परिणाम, जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, पहले तो तीनों हेड आ सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एक हेड टेल आ सकता है, फिर क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर दो, हो जा, हाँ। फिर क्या है, हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, और टेल 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 हो सकता है। तो ये हमारा ये हो गया, जिससे कि टोटल कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8। इसमें कह रहा है कि एक ही परिणाम आए, क्या है, तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आए। तो तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की घटना कौन कौन सी है ये बताओ मुझे, हेड 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 या फिर टेल टेल टेल, यही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू 2, है ना। इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में अगर बोलना हो तो क्या करेंगे, हिंदी में बोलना होगा तो कहेंगे एक ही परिणाम आने की घटना 2, ठीक है, 2 संख्या। तो प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है NE/NS। तो NE कितना 2, NS कितना 8, कट गया तो कितना हो गया 1/4 आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। चलो हम लोग अब देखें आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर है,
लगता है कि खत्म होने को है ना? हाँ, खत्म हो गया, लास्ट है। दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पे आने वाले अंक का अंतर 3 आने की प्रायिकता। अब ये क्वेश्चन है बड़ा पेचीदा, पेचीदा नहीं, आसान है। जैसे दो पासों को फेंक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने होंगे? होंगे 36। ये लिख नहीं रहे, तुम लोगों को क्लास में बता चुके, या फिर अभी इतना ही समझो कि दो पासों को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 36 आएंगे। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये जो प्रायिकता चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम वालों के लिए बस ये ध्यान देना कि एन एस जो होंगे 36 होंगे दो पासे को उछालने पर। अब दो ऊपर के अंक जो है उनका अंतर कितना चाहिए? 3। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक आएगा तो ऊपर 4, एक और 4, तब 3 आ सकता है। एक से और कोई संभावना है क्या? नहीं। दो से हो सकता है, दो से हो सकता है तो ऊपर क्या है? 5 आए, तब दोनों का अंतर कितना आ सकता है? 3। ठीक है, 3 से आए तो 6, ये संभावना हो सकता है। इसके बाद कोई अंक हो सकता है जिसका अंतर 3 हो? हाँ, तो हो सकता है। 4 से तो शुरुआत में 1 आ जाए, और क्या आ जाए? 5 अंक शुरुआत में आए तो अंत में दूसरे वाले में 2 आना चाहिए, 6 आना चाहिए तो दूसरे वाले में 3 आना चाहिए। इसके अलावा कोई अंक मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर होगा तो कमेंट करना। तो कितने हो गए टोटल? 6। कितने हो गए? 6। तो प्रायिकता बराबर कितनी हो गए? एन ई बटे एन एस, जो कि कितना हो गया? ठीक है, एन ई 6 और टोटल 36, यानी कट गया तो 6 बचा, यानी 1/6 आएगा आंसर। ठीक है, तो प्रायिकता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, शायद पता नहीं, मुझे ऑब्जेक्टिव में याद नहीं मैंने कराया कि नहीं कराया, लेकिन कोई नहीं, तुम लोग किए होगे, बहुत बेहतरीन तरीके से किए होगे, आई होप। ये हमारा खत्म हो गया लघु। अब ये दीर्घ बचा हुआ है। देखो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग लघु किए, तो अगर इसमें से हमें क्या करना होता है, इसमें से टोटल क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, तुम यहाँ पर पढ़ लेना पहले। देखो इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन कि किन्हीं 15 क्वेश्चन बनाना है, 30 में से 15 बनाना है। यहाँ पर 30 में से कोई 15 बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ के तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तुम उसे ट्राई कर सकते हो, ट्राई करोगे तो डेफिनेटली बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, 4 क्वेश्चन है, यानी 8 क्वेश्चन टोटल दिए हुए, उसमें से 4 बनाना है। तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, इसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इस सबका क्वेश्चन अलग एक पेज में रख के उसको बनाएंगे, बार बार इसको मिटाने में टाइम बहुत लगता है। तो क्वेश्चन रेडी करके आराम से इसको हम बता दिया करेंगे, ऐसा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों का काम क्या रहेगा, इन सभी को बेहतर तरीके से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस बनाने हैं 8 क्वेश्चन में से, तो एक बार ये सब देख लो क्वेश्चन, और घर पे फिर से ट्राई करो, देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो इसको ट्राई करना। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर तो बता नहीं सकते, जैसे कि देख, ये सब देख लेना, ट्राई करना। ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया। अब क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये देखो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, ये यहाँ बना पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इस कोशिश करेंगे, अगर जैसे एंगल वगैरह हम लोग ड्रॉ करने के लिए, इसमें मैं पता करूंगा, कोशिश करूंगा कैसे कर सकते हैं, हो पाया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक ये रैखिक ग्राफी हल से ये हल करना है, तो ये सब यहाँ बना पाना शायद अभी मेरे लिए, मुझे जानकारी में नहीं कैसे कर पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि बना पाना अभी यहाँ पर प्रेजेंट कर पाना मुश्किल मुझे लग रहा है। अगर इसका एनिमेट कर पाऊँ या फिर यहाँ पर बना कर दिखा पाऊँ, जरूर मैं बनाऊंगा। ठीक है, आगे की क्लासेस में इसे और कंप्लीट करते हैं। तो दीर्घ घर पे बनाओ, और फिर तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट फिर से, जब तक तैयारी नहीं होती तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तो तैयारी करो पूरे शिद्दत के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।